चैप्टर नंबर 5, किंगडम्स, किंग्स एंड एन अर्ली रिपब्लिक। यानी पढ़ेंगे इसमें राज्यों के बारे में, उनके राजाओं के बारे में और कुछ प्राचीन गण राज्यों के बारे में कि ये सब क्या है भाई। तो चैप्टर की शुरुआत होती है कि लोग अपना पहले शासक कैसे चुनते थे, रूलर कैसे चुनते थे। तो इसके लिए देखिए यहाँ दो शब्दों का इस्तेमाल किया गया, एक राजा और दूसरा जना, जिनको हम लोग चैप्टर नंबर 4 में पढ़ के आ चुके हैं। जना कौन थे? जना मतलब आम आदमी, और राजा कोई खास व्यक्ति होता था जिसको किसी न किसी पर्पज से चुना जाता था, या इसमें कोई खासियत होती थी इसलिए इसको चुना जाता था। जना ही राजा को चुनती थी पहले भी, और आज भी जना ही राजा को चुनती है। आज हम लोग वोटिंग का सिस्टम लेके आ चुके हैं, लेकिन 3000 साल पहले ऐसा नहीं होता था। क्या होता था 3000 साल पहले? लोगों को अपनी बड़ाई बतानी पड़ती थी कि हम हमें इसलिए राजा बनाइए, अपनी योग्यता बतानी पड़ती थी, जिसके लिए अश्वमेधा यज्ञ को परफॉर्म किया जाता था, जिसको हॉर्स सेक्रीफाइस के नाम से भी जाना जाता है, घोड़े के बलिदान के नाम से भी जाना जाता है। इसमें क्या होता था? होता ये था, एक खाली जगह मैं पहले ले लेता हूँ आपको समझाने के लिए। होता क्या था, जो उम्मीदवार था राजा बनने का, वो एक तरफ बैठता था, दूसरी तरफ बैठता था पुजारी, और बीच में ये यज्ञ हो रहा होता था। एक खास सफेद रंग के घोड़े को तैयार किया जाता था, उसके साथ में कुछ सैनिक भी रेडी किए जाते थे, और उन लोगों को भेजा जाता था कि जाइए आप पूरे देश में टहल के आइए, अलग अलग राज्यों में जहाँ जहाँ जना की बस्ती है, जहाँ जहाँ हम लोग रहते हैं, वहाँ वहाँ टहल के आइए और वहाँ के राजा से मिल के आइए उस घोड़े के साथ में। और वो घोड़ा साथ साथ चल देता था। लगभग साल भर के बाद उसको इसी राजा के पास वापस आना होता था जहाँ से वो भेजा गया है। अब जैसे मान लीजिए घोड़ा यहाँ से चला, बीच में कोई राज्य पड़ा, और वहाँ के राज्य का जो राजा है उसने पूछा भाई कैसा घोड़ा, क्या? तो उन्होंने बताया ऐसा ऐसा है, कोई जो है अश्वमेधा यज्ञ पे हमारे राजा बैठे हुए हैं, ये घोड़ा आया है आपके लिए चुनौती लेके, तो बताइए आप क्या करेंगे। तो अगर इसने जाने दिया उस घोड़े को अपने राज्य से, तो ये मान लिया जाता था कि ये जो राजा है ये डर गया, और इसने इस वाले राजा को, जो कि अश्वमेधा यज्ञ पे बैठा हुआ है, इसको मान लिया कि इससे सुपीरियर है, इससे ज़्यादा योग्य है और इसकी शरण में आने के लिए तैयार है, ये मान लिया जाता था। साथ ही साथ ये राजा जो है कुछ गिफ्ट भी पकड़ा देता था साथ में, और अगर इसने स्वीकार कर लिया कि हम इस राजा को योग्य मानते हैं, तो जो सैनिक होते थे पीछे, ये लगे हाथ निमंत्रण भी दे देते थे कि आप जब ये घोड़ा वहाँ पहुँचेगा वापस, मतलब सब भ्रमण करके, तो आपको आना है, निमंत्रण है आपके लिए। तो कहते थे ठीक। मान लीजिए आगे जाके किसी ने इसको रोक लिया, घोड़े को। रोकने का मतलब या तो इस घोड़े को मार दिया, या तो इसको कैप्चर कर लिया, किडनैप कर लिया। तो जो पीछे इसके सैनिक चढ़ रहे होते थे घोड़े के, उनसे तो उसको युद्ध करना ही पड़ता था, मतलब ये राजा को उनसे युद्ध करना पड़ता था, और साथ ही साथ बाद में इस राजा से भी युद्ध करना पड़ता था। जो सैनिक अभी यहाँ यज्ञ में इसके साथ मौजूद है, उनसे भी युद्ध करना पड़ता था। तो इसका मतलब है कि भाई लड़ाई रखी है, अगर आपने रोका तो ज़्यादातर लोग रोकते नहीं थे, और अगर नहीं जाने दिया तो ये भी आमंत्रित है भाई, आप भी आइए। और अगर ये घोड़ा यहाँ पहुंच गया राजा के पास, तो ये माना जाता था ना ना तो इसको किसी ने मारा घोड़े को, ना ही रोका, तभी तो ये यहाँ पे पहुंचा। और यहाँ पे योग्यता मान ली जाती थी राजा की कि हाँ भाई आप योग्य हैं, आपके डर से किसी ने इसको नहीं रोका, और आप नेक्स्ट राजा बन जाइए। तो अब जो ये राजा थे, ये अपने ही हाथ से उसी घोड़े का वध कर देते थे, यानी उसको मार देते थे। साथ ही साथ इनके फैमिली मेंबर जो भी हैं, लड़के हो चाहे बीवियां हो, वो भी कुछ ना कुछ एक्टिविटी परफॉर्म करती थी इसी में। पानी भी इनके ऊपर छिड़का जाता था, स्वच्छ पानी जो होता था, ये आपके पुजारी लोग अलग अलग तरीके की जो एक्टिविटी परफॉर्म नहीं होती है, रिचुअल्स परफॉर्म होते हैं, वो करते थे। राजा जो आते थे बाद में, जिन्होंने स्वीकार किया होता था, वो गिफ्ट विफ्ट लेके आते थे। यहाँ तक कि आम पब्लिक, जो ये विश विश भी आम पब्लिक के लिए ही इस्तेमाल किया गया था, ये भी लेके आते थे आपके गिफ्ट्स। लेकिन जो शूद्र थे, इनको पुजारियों ने मना कर रखा था कि आप किसी भी रिचुअल में कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म नहीं करेंगे। शूद्र ही बाद में जाके स्लेव हो गए थे, यानी कि गुलाम हो गए थे। तो हम लोगों ने देख लिया ऐसे राजा की, मतलब सिंहासन एक दे दिया बढ़िया सा, मतलब बाग की खाल पे ही कभी कभी बैठाल देते थे, और प्रशंसा हो रही है और ग्लोरी के बारे में इनकी बताया जा रहा है, बस ये सब था। तो ये था आपका अश्वमेधा यज्ञ, यानी कि हॉर्स सेक्रीफाइस। तो क्वेश्चन बनता है तो मेरे ख्याल से आप आसानी से कर लेंगे। अब बात आती है वर्नास की। हुआ क्या कि अब ऋग्वेदा लोगों के सामने आई, तो अब प्रचलन बढ़ गया किताबें लिखने का, खासकर नॉर्थ इंडिया के इलाके में, जो कि गंगा यमुना की डिस्ट्रीब्यूटरी के ऊपर का इलाका उस वक्त ज़्यादा एक्टिव था किताबें लिखने के लिए। और अब जो किताबें लिखी जा रही थी, क्योंकि ऋग्वेदा आ चुका था, हम लोगों ने चैप्टर नंबर 4 में पढ़ा,
तो इसको लेटर वैदिक के नाम से जाना जा रहा था इन सारी किताबों को। जैसे कि समावेदा, यजुर्वेदा, अथर्ववेदा और भी कई सारी किताबें जो ऋग्वेदा के बाद लिखी गई, इनको लेटर वैदिक किताबें कहा जाता है। इसको लिखता कौन था? इसको लिखते थे पुजारी। और क्या बताते थे? लोगों को कैसे रहना है, क्या क्या रिचुअल्स परफॉर्म करने हैं, कैसे कैसे काम करने हैं, वो सब बताते थे। अगर यज्ञ करना है तो कैसे करना है, और साथ ही साथ कई सारे नियम भी बताते थे जो कि समाज पे लागू होते थे। आपको यहाँ नहीं जाना है, ये काम नहीं करना है, ये नहीं खाना है। फिर उसके बाद कई सारे ग्रुप्स को पहचाना गया, समूहों को पहचाना गया लोगों के, क्योंकि वहाँ कई लोग तो रहते थे। उसमें पुजारी भी हो गए, आपके लड़ाकू लोग भी हो गए, किसान भी हो गए, चरवाहे भी हो गए, आपके व्यापारी भी हो गए, क्राफ्ट पर्सन, लेबर, फिशर, ये सारे लोग रहते थे वहाँ पे। फिर इनको क्या हुआ, देखा गया, इसमें पहचाना गया कि कौन अमीर है। अब जाहिर सी बात है, आपके जो पुजारी थे वो अमीर थे, आपके जो लड़ाकू लोग थे वो अमीर थे, और जो आपके किसान थे या आपके व्यापारी थे, इनके पास थोड़ा कम पैसा रहता था। और हंटर्स और गैदरर्स और लेबर्स की बात कर लीजिए तो ये तो बिल्कुल ही गरीब थे। तो जब इनको बांट दिया पुजारियों ने अमीरी गरीबी के बेसिस पे, किसमें बांट दिया? अलग अलग समूहों में, 4 समूहों में बांट दिया। इन्हीं 4 समूहों को हम वर्णास के नाम से जानते हैं। इसमें कौन कौन आते हैं? एक आता है सबसे पहला ब्राह्मण, दूसरा आता है क्षत्रिय, तीसरा है वैश्य, और चौथा है शूद्र। अब सबसे पहले ब्राह्मण से हम लोग शुरुआत करते हैं। ब्राह्मण कौन लोग थे? ब्राह्मण सबसे ऊंची आपकी जाति, या आप कह लीजिए ग्रुप था, जिसमें इन लोगों ने खुद ही अपने आप को रख लिया, यानी पुजारियों ने सबसे ऊपर अपने आप को रखा। ये वो लोग थे जो कि वेदा को पढ़ सकते थे, यानी ये किताबें पढ़ सकते थे और लोगों को इसके बारे में बता भी सकते थे। पढ़े लिखे लोगों को ब्राह्मण कह दिया गया। और दूसरे में जो आपके क्षत्रिय आते हैं, इसमें कौन थे? ये वही रूलर थे या शासक थे जो कि लोगों के लिए लड़ाई करते थे, या कोई चीज़ के लिए लड़ाई, या मतलब किसी भी तरह की लड़ाइयाँ करते थे और लोगों को बचाते थे। तो इसलिए इनको क्षत्रिय का नाम दे दिया गया। इसीलिए कहा जाता है क्षत्रिय बहुत ही मतलब स्ट्रांग होते हैं। और तीसरे आते हैं आपके विश्व, या इनको वैश्य भी कह सकते हैं आप। वैश्य का काम क्या था? किसानी करना, चरवाहीगिरी करना, आपका जो है ये व्यापार करना। तो इकोनॉमिक जो कंट्रीब्यूशन करते थे, अर्थव्यवस्था में जो कंट्रीब्यूशन देते थे अपने किंगडम के, तो वो वैश्य के कैटेगरी में आते थे। अब बात करें अगले पेज पे, तो ये आपके शूद्र। शूद्र कौन लोग थे? शूद्र वो लोग थे जो कोई रिचुअल परफॉर्म नहीं करते थे, या कहें एक तरीके से तो कोई इनको रिचुअल परफॉर्म करने की इजाज़त भी नहीं थी। जैसे हवन ववन हुआ तो इनसे इनको दूर ही रखा जाता था। बाद में ये स्लेव हो गए थे, हम लोगों ने पढ़ा था। तो इनको नहीं इजाज़त थी। और शूद्र की कैटेगरी में सारी औरतों को भी रख दिया गया था, फिर वो चाहे जैसी हो। तो उनको औरतों को भी रख दिया गया था और शूद्र को भी रख दिया गया था। और इनके ऊपर कई सारी बंदिशें लगाई गई कि आप जो है ये जो 3 ग्रुप ऊपर वाले हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, इनकी सेवा करेंगे। तो बेसिकली ये सेवक के रूप में सामने आए। फिर बाद में चल के कुछ लोगों को अनटचेबल्स भी कह दिया गया। अनटचेबल्स मतलब जिसको हम छू नहीं सकते। जो पुजारी थे उन्होंने बताया कि अगर आपने इन लोगों को छू लिया तो आप क्या हो जाएंगे? दूषित हो जाएंगे। तो इनको कोई छूना पसंद नहीं करता था। अनटचेबल्स की बात हम लोग करेंगे, तो इससे पहले जान लेते हैं कि ये लोग, अच्छा हाँ, अनटचेबल्स की एक और खासियत है कि ये उन लोगों को बनाए गए खासकर जो बिल्कुल बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं थे, मतलब एकदम हंटर्स यानी कि शिकारी हो गए। और आपके दूसरा जो कब्र में आपके जो कब्र का काम करते थे, खोदते थे, लोगों को दफनाते थे, या क्रिमेशंस करते थे, यानी कि जो दाह संस्कार होता है वो करते थे। तो उनको अनटचेबल्स मान लिया गया। और ये डिसाइड कैसे होता था कि कौन किस ग्रुप में होगा? जैसे अभी तो हम लोगों ने डिसाइड कर लिया कि हाँ भाई ये काम करते हैं, तो ये आगे चल के कैसे डिसाइड होगा? तो आगे बर्थ पे डिसाइड किया जाएगा। मतलब जो जिस परिवार में जन्म लेगा वो उसी जाति में ज़िंदगी भर रहेगा। अब जैसे कि मान लीजिए कि आप ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए, तो आपके माता पिता दोनों ब्राह्मण थे, उन्होंने एक बच्चे को जन्म दिया, वो बच्चा क्या आ जाएगा? ऑटोमेटिकली ब्राह्मण कैटेगरी में आ जाएगा। अगर अनटचेबल्स में माता पिता हैं और उन्होंने जन्म दिया तो वो अनटचेबल्स में आ जाएंगे। अच्छा, कई सारे लोग थे जिन्होंने ये जो पुजारियों ने बनाया था ये सिस्टम, ये वर्ना सिस्टम, इसको अपोज किया, इसके खिलाफ भी खड़े हुए। उन्होंने कहा कि बर्थ के जो है बेसिस पे हम लोग नहीं डिसाइड कर सकते कि कौन कहाँ रहेगा या कौन क्या करेगा। और भी कई लोग थे जिन्होंने साफ साफ इनकार कर दिया कि भाई हम तो ये मानेंगे ही नहीं। और कुछ लोग थे कि लोगों के बीच में भेदभाव हो रहा है, तो ये समझ के उन लोगों ने अपोज किया। मतलब कई लोग इसके अपोज में भी थे, और कई लोग जो जिनको बेसिकली फ़ायदा हो रहा था वो इससे प्रभावित थे। छुआछूत के ऊपर भी कई जो है कमेंट्स आए कि ये सब गलत है, लेकिन जो फॉलो होना था वो होना था, क्योंकि प्रीस्ट ही सबसे ऊपर माने जाते थे, पुजारी ही सबसे ऊपर माने जाते थे।
अब देखते हैं कि जनपदाज और महाजनपदाज क्या होते हैं। तो जनपदाज नाम से ही आपको समझ में आ रहा है, ये एस अगर आप हटा दें कुछ देर के लिए तो जनपदा मतलब जहां पे जन ने अपने पद रखे हों, यानी आम लोगों ने अपने पैर जहां पे जमा रखे हों। पैर जमाने का मतलब है जहां पे बस्ती बसा रखी हो, उसी को जनपद कहते हैं। आम लोग जहां बस्ती बसाते थे उसी को जनपद कह देते थे। और ये एस इसलिए लगाया है क्योंकि वो घोड़ा एक बस्ती में तो गया नहीं था, वो कई बस्ती से होके आया था। तो आपके ये जनपद हो गए, और इन्हीं जनपद पे अब कौन राज करेगा? जिसने ये यज्ञ कराया था, यानी कि वो राजा। अब देखते हैं आर्कियोलॉजिस्ट को क्या मिला यहाँ की खुदाई करने पे। तो कई जगहों की खुदाई करी, जैसे कि आपका ये जनपद का एग्जाम्पल ले लीजिए, पुराना किला दिल्ली का, और हस्तिनापुर ले लीजिए, मेरठ के पास है उत्तर प्रदेश में। अतरंजी खेरा भी ईटा के पास है, ये भी उत्तर प्रदेश में ही है। तो जब यहाँ पे खुदाई हुई इन सब जगहों पे, तो क्या मिला कि यहाँ के लोग छोटे छोटे घरों में, यानी कि झोपड़ियों में रहते थे। गाय भैंस पाला करते थे और भी जानवर पाला करते थे। साथ ही साथ ये कुछ खेती भी किया करते थे, जैसे कि आपका चावल हो गया, गेहूं हो गया, जौ हो गया, दालें हो गई अलग अलग तरीके की, गन्ने हो गए, सेसमे यानी कि आपके तिल, और ये मस्टर्ड आपका सरसों। तो और इसके साथ में क्या करते थे, आपके अर्दन पॉट्स भी बनाया करते थे, मिट्टी के घड़े इसका इस्तेमाल करते थे। अच्छा, घड़े भी दो प्रकार के होते थे, एक तो ग्रे होते थे कलर में, एक लाल होते थे। एक लाल मिट्टी से बनाते थे, एक काली मिट्टी से बनाते थे, जो कि बाद में ग्रे हो जाता था सूखने के बाद। और कुछ कुछ को ये पेंट कर देते थे, तो उन्हें पेंटेड ग्रेवेयर्स कहा जाता था, काली मिट्टी वाले। पेंटेड ग्रेवेयर्स क्या है, अब ये भी समझ लीजिए। इन पे प्रिंट पाई जाती थी, डिजाइन पाई जाती थी, जो कि अलग अलग रंगों से बनाई जाती थी, कभी लाल कभी काले। और इनको बहुत ही मतलब सफाई से बनाया जाता था, ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स होते थे इसके ऊपर। ये देखिए कुछ इस तरीके का एग्जांपल है पेंटेड ग्रेवेयर्स का। ये उस तरीके का है कि मान लीजिए आपके घर में मेहमान आए ना, कभी एक मम्मी जो है पूरा एक सेट कटलरी का बचा के रखती है हमेशा, कि जब मेहमान आएंगे तभी इसको निकालेंगे। तो ये उस तरीके का पेंटेड ग्रेवेयर उस समय यूज़ किया जाता था। जो आम लोग खाते थे वो तो ऐसे ही लाल में खा लिया, कभी काले में खा लिया, मिट्टी के बर्तनों में। लेकिन ये वाला जो बर्तन था, इस पे बाकायदा डिज़ाइन होती थी आपकी, ज्योमेट्रिकल पैटर्न, कभी ऐसे तिकोना, कभी जो है गोल। तो ये सब डिज़ाइनें होती थी, एकदम चिकना बनाया जाता था, एकदम एकदम फाइन रिफाइन, मतलब होता नहीं कि अच्छी क्वालिटी जिसको कहा जाता है, तो उस क्वालिटी के ये होते थे। और ये बर्तन उसी टाइम पे निकाला जाता था जब कोई अहम चीज़ या अहम काम को अंजाम दिया जा रहा है और कोई अहम पर्सन आया हुआ है, तभी उसको निकाला जाता था। अब देखते हैं महाजनपदास क्या है। तो महाजनपदास 2500 साल पहले उन जगहों को कहा जाता था, उन जनपदों को कहा जाता था जो किसी न किसी वजह से हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो गए थे। अब महाजनपदास तो खुद के थे ही, इनके पास कई सारे शहर थे कैपिटल के तौर पे इनके, और कई सारे शहरों को इन्होंने फोर्टिफाइड कर रखा था। फोर्टिफाइड मतलब आसपास घेराबंदी कर रखी थी, किलाबंदी कर रखी थी, कि दीवारें उठा रखी थी बड़ी बड़ी। और ये दीवारें किसकी थी, कभी कभी लकड़ी की भी थी, कभी ईंटों की भी थी, कभी ये आपका पत्थर की भी थी। अब एक ऐसी ही दीवार है, आगे देख लीजिए, ये भी आपका उत्तर प्रदेश में ही है, इलाहाबाद में। ये देखिए दीवार कौशंबी, ये कौशंबी की फोर्टिफाइड दीवार है, ये किले के आसपास घेरी गई है। और इस टाइम ये इलाहाबाद में है, जैसे मैंने आपको बताया 2500 साल पहले ये बनाई गई थी। अच्छा, ये दीवारें क्यों बनाई जाती थी? ये सबसे बड़ी बात कि अब हम भैया इतने बड़े राजा हो गए हैं, तो हमारे पास छोटे मोटे राजा अटैक करेंगे, तो उनसे बचने के लिए। और सबसे बड़ी बात, अपने आप को अमीर दिखाने के लिए। अमीर दिखाने के लिए और ताकतवर दिखाने के लिए ये लोग क्या करते थे, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनवा लेते थे, और इसके अगल बगल बड़ी बड़ी दीवारें, और मतलब कि कई सारे मतलब इंप्रेसिव वॉल्स बनाते थे, बहुत ही अच्छी दिखने में, जो अच्छी लगे। लेकिन इसके बनाने के लिए भाई पैसा भी लगता होगा, और ऐसी बात है, ज़्यादा से ज़्यादा सामान और ज़्यादा से ज़्यादा प्लानिंग की ज़रूरत होती होगी, वरना ये दीवार गिर जाती है। अभी आजकल हम लोग गलत दीवार उठा दें, एक भी तो गिर जाएगी वो तुरंत। तो इसके बनाने के लिए प्लानिंग भी ज़रूरत है, आपको हज़ारों के लाखों की तादाद में ईंटों की भी ज़रूरत है, पत्थरों की भी ज़रूरत है। और जाहिर सी बात है, अगर इन सब चीज़ों की ज़रूरत है, इन लोगों को लाएगा कौन? तो इसके लिए आपको लेबर भी चाहिए भरपूर मात्रा में। हज़ारों की तादाद में आपको आदमी, औरत, बच्चे सब लगेंगे, क्योंकि सब छोटे से बड़ा काम परफॉर्म करेंगे। तो ये आपने देख लिया फोर्टिफिकेशन। अब क्या हो रहा था, अब राजा जो है अपनी आर्मी बनाना शुरू कर रहा था। अभी तक हम लोगों ने देखा था कि आर्मी नहीं थी राजा के पास, मतलब एक सभा बैठती थी, उसी में डिसाइड हो जाता था कि हाँ भैया क्या होगा क्या नहीं होगा, कौन हमारे लीडर हैं और किसके लिए हम लड़ाई करेंगे, तो ऐसा होता था। और बेसिकली लोग गाय भैंसों के लिए, कैटल्स के लिए लड़ाई करते थे। लेकिन अब उनके मान मर्यादा की बात आ गई है, तो आर्मी रखना भाई ज़रूरी है।
अब आर्मी रखेंगे तो आर्मी में सिपाही भी होंगे, सिपाही होंगे तो उनको रेगुलर खर्चा देना पड़ेगा, उनकी सैलरी बनानी पड़ेगी। और सैलरी देने के लिए किस चीज़ का इस्तेमाल करते थे? पंच मार्क्ड कॉइन्स। अब ये पंच मार्क्ड कॉइन क्या है, इनको हम चैप्टर नंबर 8 में समझेंगे अच्छी तरीके से, अभी फिलहाल इस पर दिमाग खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। ये कुछ एग्जाम्पल हैं जनपदाज, महाजनपदाज और बड़ी बड़ी शहरों का, जैसे कि आपका ये हो गया मगध, और ये गांधार हो गया, पंचला हो गया, कौशाला हो गया, अवंती हो गया। तो इन सबको आप याद कर लीजिएगा, लेकिन आगे जो है चैप्टर में हम लोग जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे इसके बीच में अच्छे से डिस्टिंग्विश करेंगे और एक कलरफुल डायग्राम भी देखेंगे। तो ज़्यादा सीरियस होने की ज़रूरत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। अब अगला देखिए टैक्सेस क्या कह रहा है। तो राजा ने जो इतने बड़े बड़े जिम्मे मोल ले लिए थे, ये बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनवाना और किले बनवाना, अपनी आर्मी इकट्ठा करना, तो इसके लिए भाई संसाधनों की भी तो ज़रूरत पड़ती है, रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ती है। और सबसे बड़ी बात, ये जो रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ती है इनको इकट्ठा कौन करेगा? उन लोगों की भी ज़रूरत पड़ेगी, ऑफिशियल्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो अब ये खाली ओकेशनल गिफ्ट यानी कि जो इन्हें उपहार मिला करते थे, चाहे वो राजा से हो चाहे लोगों से हो, उसके भरोसे ये नहीं बैठ सकते थे। अब इनको चाहिए थे और ज़्यादा, तो इसीलिए इन्होंने कर वसूली करना शुरू किया, रेगुलर टैक्सेस लेने शुरू किए। और सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण टैक्स लगाया किसानों के ऊपर, इन्हीं की गर्दन सबसे पहले पकड़ी जाती है। अब होता क्या था कि किसानों से कह दिया गया कि आपके पास अगर कोई खेत है तो उसके 6 हिस्से करिए, और जब 6 हिस्से आप कर लें तो उसमें से जो छठा हिस्सा है वो राजा को जाएगा, राजा के खाते में जाएगा। 1/6 का हिस्सा लगाया गया, यानी शेयर लगाया गया। इसको भाग भी कहते हैं या भागा भी कहते हैं, इंग्लिश में भागा कहते हैं, हिंदी में भाग। और दूसरा क्या था? क्राफ्ट पर्सन पे कर लगाया गया। क्राफ्ट पर्सन माने शिल्पकार, ये भी काम मजदूरी ही करते थे एक तरीके से। तो इनके पास तो भाई कोई संसाधन नहीं था देने के लिए, वैसे गरीब आदमी। तो इनसे कहा गया कि आपके पास अगर कुछ नहीं है देने के लिए तो महीने में कम से कम एक बार आपको राजा के दरबार में आके राजा के लिए काम करना पड़ेगा, बस। मतलब एक दिन इनका फिक्स हो गया कि भैया ये राजा के लिए काम करेंगे। और तीसरे हर्डर्स यानी चरवाहे, इनके पास भी पैसा नहीं, सॉरी इनके पास भी संसाधन नहीं। अब इनके पास भी संसाधन नहीं तो ये क्या करेंगे? तो इनसे कहा गया कि भैया हम नहीं जानते, आप चाहे जानवर ला के दीजिए या जानवर से बना हुआ कोई सामान, जैसे कि आपका दूध दही घी, ये सब ला के दीजिए, आप इसे प्रोवाइड कराइए, यह आपका कर हो गया। चौथा कर लगाया गया आपके व्यापारियों के ऊपर कि आप कोई चीज़ की भी खरीद बेच करेंगे तो उसका टैक्स आपको देना पड़ेगा, टैक्स ऑन गुड्स। और पांचवा पांचवा टैक्स लगाया गया हंटर्स एंड गैदरर्स के ऊपर, इनको भी नहीं छोड़ा। इनको जबकि उन्होंने ऑलरेडी आपका शूद्रास की कैटेगरी में रख दिया है, कुछ कुछ को तो उठा के अनटचेबल्स बना दिया, लेकिन टैक्स भाई वसूलेंगे, चाहे अनटचेबल्स हो चाहे कुछ, उनका पैसा या उनके रिसोर्सेज है भाई। अब ये हंटर्स और गैदरर्स मतलब क्या ला के देंगे? इनके पास क्या है? ये तो खुद ही शिकार कर रहे हैं, खाना इकट्ठा कर रहे हैं। तो शहद हो गया इनसे लेना, अलग अलग तरीके के नट्स हो गए, यानी कि आपका जो मेवा जिसे कहते हैं आप, वो हो गए, तो इनसे ये सब लिया करते थे। अब चलते हैं अगले पेज पे। अब ये जो कर लगा, इससे परेशान होकर किसानों ने क्या किया? किसानों ने भैया उपज बढ़ाने की सोची कि भैया आपने राजा को कर भी देना है और खुद का पेट भी पालना है। तो इन्होंने दो सबसे बड़े चेंजेस किए, दो बड़े बदलाव किए। एक तो सबसे पहला इन्होंने लकड़ी का हल का इस्तेमाल धीरे धीरे ख़त्म किया और लोहे के हल पे आ गए। क्यों आ गए? क्योंकि ज़्यादा अगर गाढ़ी मिट्टी होती थी, सख्त मिट्टी होती थी, तो वहाँ पे लकड़ी का हल जो है टूट जाता था, और वहीं लोहे का हल मजबूत रहता था, ये ज़्यादा डीपली डक कर देता था। और दूसरा, इन्होंने जो है क्या नाम है, पौधारोपण शुरू किया, किसका? पैडी का, यानी धान का। अब पौधारोपण से क्या मतलब, पहले क्या था, ऐसे ही जो है आपके बीज छिड़क दिए गए ज़मीन पे और वो पौधा बने, उग गए, उसमें से कुछ खत्म भी हो जाते थे, उनको नेसेसरी चीज़ें नहीं मिल पाती थी। अब इन्होंने स्प्राउट्स का तरीका अपनाया कि पहले क्या करेंगे, बीज को पहले जो है अंकुरित करेंगे, अंकुरित करने के बाद एक छोटा पौधा बना लेंगे, फिर इन पौधों को जो है डायरेक्ट ज़मीन में गाड़ेंगे, मतलब ग्रो करेंगे। तो उससे क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पेड़ बच सकते हैं। और ये कमर तोड़ प्रैक्टिस जो होती थी, ये कौन करता था? ज़्यादातर आपके गुलाम ही करते थे, यानी कि जो आपके शूद्र थे ना, ये दास दासी, और ये आपके लैंडलेस जितने एग्रीकल्चर वर्कर्स रहते थे या एग्रीकल्चर लेबर रहते थे, जिनके पास खुद की ज़मीन नहीं होती थी, जैसे कि आपके इनको नाम दिया गया है कम्माकर्स, ये सब परफॉर्म करते थे। अब ज़रा आपने इन सब के 200 साल बाद बने महाजनपदा मगध के बारे में भी जान लेते हैं कि मगध क्या है भाई। तो मगध जानने से पहले देख लिए मगध है कहाँ पे। तो ये मैप आपका दिया गया है, मैप नंबर 4, और थोड़ा साफ हो जाए, ये देखिए यहाँ पे है मगध आपका। अच्छे से लोकेशन देख ली, चलते हैं वहीं पे वापस। इसके बारे में क्या बता रहे हैं कि सबसे पहली बात तो यहाँ पे दो नदियाँ बहती थी, एक गंगा एक सोन, और बहती थी। इनके बहने से कई सारे हमें फ़ायदे हुए, जैसे कि आपका ट्रांसपोर्ट का फ़ायदा,
लोग इधर से उधर जाते थे, साथ में सामान भी इधर से उधर जाता था नाव की मदद से। पीने का पानी तो मिलता ही था, साथ में हमें सिंचाई का पानी भी मिल जाता था अपने खेतों के लिए। तो हमारी जो है ज़मीन भी उपजाऊ रहती थी। उपजाऊ ज़मीन है तो भैया जंगल भी वहाँ उग गए। अब जंगल में कई फ़ायदे, जैसे कि सबसे पहले तो जानवर, जानवर में जैसे हाथी। हाथी को जब लोगों ने देखा, इसको पकड़ लिया, ट्रेन कर लिया, आर्मी में भर्ती कर लिया, तो आर्मी स्ट्रांग हो गई। और जंगल से क्या फ़ायदा? लकड़ी, लकड़ी पाए, लकड़ी से अपना घर वर बनाने लगे, बैलगाड़ियाँ बनाने लगे, राजा महाराजाओं के लिए रथ वथ बनाने लगे। जब लोहे की खदान पाई गई, तो लोहे की खदान से आपका जो है जो इंपॉर्टेंट टूल्स हैं, यानी कि औजार हैं, और आपके जो वेपन्स, हथियार, ये सब बनना शुरू हो गए। अच्छा, मगध के पास दो बहुत ताकतवर राजा, मतलब दो बहुत ताकतवर जो है शासक पाए गए थे। एक बिंबिसार और एक अजातशत्रु। इनके बारे में आप आगे चल के पढ़ेंगे। इन्होंने बहुत सारी कोशिश की कि जो है हम जो है और भी जनपद को जो है कब्जा कर लें। एक महापद्मनंदा भी थे, ये भी यहाँ के रूलर थे, इंपॉर्टेंट ये भी हैं। इनका तो जो है राज था वो तो पूरा नॉर्थ वेस्ट तक एक्सटेंड था, सब कॉन्टिनेंट के। और ये जो मगध है, इसकी 7 साल तक राजधानी रही ये राजगृह। अब तो ये राजगीर में पड़ता है, बिहार में। और ये 7 साल तक राजधानी रही। बाद में इसको बदल के पाटलिपुत्र कर दिया गया था, जो कि इस वक्त पटना में है। अच्छा, 2300 साल पहले एक रूलर रहते थे अलेक्जेंडर, जिनका नाम था अलेक्जेंडर। ये कहाँ के रहने वाले थे? ये थे मैकेडोनिया, यूरोप के रहने वाले। यूरोप कॉन्टिनेंट आपको दिखाया था ना, वहीं के रहने वाले थे ये। इनका ये उद्देश्य था कि एक दिन हम विश्व विजेता बनेंगे, हम पूरा विश्व को अपना जो है हासिल करेंगे, हर जगह हमारा राज होगा। हालांकि ऐसा हुआ नहीं, लेकिन फिर भी इन्होंने इजिप्ट और जो आपका ये वेस्ट एशिया है, एशिया का वेस्ट भाग और इजिप्ट का ऊपरी भाग जो नॉर्थ में एकदम कोने में इजिप्ट, ये भी कब्जा कर चुके थे ये। इसके बाद ये इंडिया जब आए, और इंडिया आके रहने कहाँ लगे? ब्यास नदी के किनारे। तो इनकी आर्मी ने ईस्ट की तरफ जाने से मना कर दिया। अब यहाँ वेस्ट में है और ईस्ट में है ये मगध आपका, तो यहाँ जाने से इनका मना कर दिया। और रीज़न क्या दिया कि भैया हमने यहाँ के लोगों के बारे में सुन रखा है और यहाँ के राजा महाराजाओं के बारे में सुन रखा है, इनके पास तो जो पैदल चलने वाले सैनिक भी हैं और इनके पास रथ भी हैं, इनके पास हाथी भी है, हम लोग के पास ये सब चीज़ नहीं है, तो भैया हमसे ना हो पाएगा। अब ज़रा से वाजी भी देख लेते हैं कि वाजी कहाँ पे है। तो वाजी देखने के लिए आइए भाई मैप 4 पे। इसमें आपको मगध के बगल में ही ये देखिए वाजी देखने को मिल जाएगा। ये मगध, ये वाजी। मगध जहाँ पे ताकतवर होता चला जा रहा था, वाजी में अलग ही तरीके की सरकार चल रही थी। इसका कैपिटल क्या था? वैशाली, बिहार। अलग तरीके की सरकार से मतलब इसे बहुत सारे लोग मिलकर चला रहे थे, जिसमें ग्रुप थे दो, गना और सांगा। एक तो गना मतलब होता है ग्रुप, मतलब कई लोगों का ग्रुप था, इसमें कई सारे सदस्य थे। और सांगा मतलब ये पूरा पूरा संगठन था, इसमें भी कई सारे लोग थे। तो लमसम 1000 के लमसम लोग थे जो कि इसको चला रहे थे, इसको रूल कर रहे थे, इस पर शासन कर रहे थे। और सब भैया राजा थे, जो निकल जाए हाँ राजा जी हैं, ये भी राजा जी हैं, ये भी राजा जी हैं। सब साथ में मिलके हर काम करते थे, सारे रिचुअल साथ में मिलके। कोई अगर सभा बैठी है तो उसमें भी सब साथ में डिस्कशन करना है, उस पर भी बहस करनी है, डिबेट करना है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर कोई आया आपका जो एनिमी और उसने अटैक कर दिया, और अटैक किया तो ये नहीं कि जाके उसको बचाए, पहले सभा बैठेगी, तब उसमें डिस्कस होगा कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, फिर उसके बाद में फैसला लिया जाएगा, कोई भी फैसला होगा। तो वुमेन की दशा अभी भी खराब थी। वुमेन और ये कमक्कर्स, इन दोनों को मना किया गया था, भाई आप कोई भी असेंबली में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं, किसी भी असेंबली में आपका आना वर्जित है। कमक्कर्स कौन थे? यही लैंडलेस लेबर, जिनके पास खुद की ज़मीन नहीं होती थी, दूसरों की ज़मीन पर काम किया करते थे। अच्छा, दोनों बुद्धा और महावीरा इसी गना और ये सांघास की जो है कैटेगरी से बिलोंग करते थे। अगर इसके बारे में थोड़ा और आपको विविध तरीके से जानना है तो आप बुद्धिस्ट की जो किताबें हैं, बौद्ध धर्म की, वो पुरानी किताबें आप टटोलिए, उसमें आपको जानकारी हो ना हो मिल जाएगी। आप एक एग्जाम्पल भी ले सकते हैं बौद्ध धर्म की एक किताब का, पुरानी दीघ निकाय। इसमें आपका वर्णन मिलता है वाजीज का अच्छी तरीके से। ये आपस में बात हो रही है, बुद्धा के स्पीच पे लिखी गई है 2300 साल पहले आज से। अजातशत्रु और वाजीज की कहानी है ये। अजातशत्रु राजा हम लोग ने पढ़ा, ये मगध के राजा थे। वो अटैक करना चाह रहे थे, कब्जा करना चाह रहे थे वाजीज पे। तो इसमें उन्होंने बुद्धा की राय जानना चाही, और राय जानने के लिए अपने एक मंत्री वसक्कर को भेजा उनके पास। और ये वसक्करा गए बुद्धा के पास और पूछा, हमारे जो है वो राजा साहब हैं, ऐसा ऐसा करना चाह रहे हैं, आप बताइए क्या किया जाए। तो उन्होंने कहा कि अच्छा ये बताओ, ये जो वाजीज हैं ये आज भी ऐसे ही मीटिंग करते हैं, असेंबली करते हैं, या आज भी सभा लगती है, सारे लोग उसमें उपस्थित रहते हैं? तो वसक्कर ने जवाब दिया, जी हाँ। तो बुद्धा ने इस पर रिप्लाई किया कि ये लोग तब तक ऐसे सफलता करते रहेंगे जब तक, ये कुछ पॉइंट बताए उन्होंने। पहली बात कि ऐसे ही सभा करते रहेंगे, असेंबली करते रहेंगे, आपस में मिलते रहेंगे तब तक। और दूसरा क्या बताया? दूसरा बताया कि ये आपस में जब मिलजुल कर रहेंगे
तीसरा, पारंपरिक नियमों का पालन करेंगे। चौथा क्या था? बड़ों का सम्मान करेंगे, समर्थन करेंगे और उनकी बात पर ध्यान देंगे। अगला क्या था कि जो यहाँ की महिलाएं हैं उनके साथ जोर ज़बरदस्ती नहीं करेंगे, ना उनको बंधक बनाएंगे। और फिर अगला क्या था कि शहरों तथा गाँव का जो है ये मेंटेनेंस करते रहेंगे, मेंटेन करते रहेंगे उनको। और लास्ट वाला पॉइंट क्या था कि संतों का सम्मान करेंगे, उनकी कही हुई बात को मानेंगे और उनकी आज्ञा का पालन करेंगे, तब तक ये सफलता प्राप्त करते रहेंगे। अब लास्ट में जो है ये देखा जाता है कि कई राजा ने जो है इस पे आपके ये सांघास पे कब्जा करना चाहा, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया, क्योंकि अभी तक देखिए 1500 साल पहले तक के ये था सलामत सांघास आपके, जब तक ये गुप्ता रूल नहीं आया, मतलब गुप्ता का रूलर नहीं आया था यहाँ पे। इन्होंने आते ही सबसे मतलब क्या किया, गानाज और सांघास को अपने कब्जे में कर लिया। इसके बारे में हम लोग चैप्टर नंबर 10 में पढ़ेंगे, ये आपका नया टॉपिक है तो टेंशन न लीजिएगा इस बात पे। अब देख लेते हैं कि इसी टाइम पीरियड में दुनियादारी में क्या चल रहा था। तो ग्रीस में एथेंस नाम की एक जगह है, आप इसको अपने एटलस यानी मैप में देख लीजिएगा। 2500 साल पहले हुआ क्या, यहाँ पे एक नई फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट मतलब नई शासन व्यवस्था लाई गई, जिसको नाम दिया गया डेमोक्रेसी का, प्रजातंत्र। और 200 साल तक चली भी थी ये। क्या किया जाता था कि आदमियों को कह दिया जाता था कि वो सिटीजन बनने योग्य हो जाएंगे जब वो 30 साल के हो जाएंगे, उनको सिटीजन की रिकॉग्निशन दे दी जाती थी, मान लिया जाता था कि वो नागरिक हो गए। असेंबली होती थी हर एक साल में 40 बार, और यही सिटीजन इस असेंबली में आ सकते थे। और क्या होता था, जैसे कोई भी पोस्ट हुई या कोई भी पोजीशन है, सरकारी पदों पे कोई भी अपॉइंटमेंट है, तो उसमें क्या होता था, लॉटरी सिस्टम का उपयोग किया जाता था। एक डिब्बा लिया, उसमें नाम भर दिया अपने पर्ची में बना के, और जो है डिब्बे में से जब पर्चियाँ निकाली जाती थी तो वो पोस्ट आदमी को मिल जाती थी। इस तरीके से चयन होता था। यही सिटीजन्स क्या थे, आर्मी में भी जा सकते थे, नेवी में भी जा सकते थे, कुछ दिन तक सर्व कर सकते थे। हालांकि महिलाओं को रिकॉग्निशन नहीं दिया गया था नागरिक बनने का, कि मतलब हाँ नागरिक इनको नहीं माना जाता था, ना इनको माना जाता था, ना जो बाहर से आए हुए लोग हैं जो कि आपका मर्चेंट्स हैं या क्राफ्ट पर्सन या जो भी एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं उनको भी नहीं माना जाता था, और ना ही आपके ये गुलाम, इनको भी नहीं माना जाता था। हालांकि इनसे मजदूरी कराई जाती थी खूब कायदे से, खदानों में भी काम कराया जाता था, खेतों में भी काम कराया जाता था, अपने घरों में भी काम कराया जाता था, और जगह जगह वर्कशॉप में भी काम करते थे ये लोग। लेकिन इनको भी जो है काम करा लिया जाता था, लेकिन सिटीजन नहीं माना जाता था। तो ये थी आपकी डेमोक्रेसी, लेकिन ऐसी है नहीं डेमोक्रेसी। आजकल डेफिनेशन दूसरी है डेमोक्रेसी की, बहुत अच्छी चीज़ है। अब देख लीजिए कीवर्ड्स कुछ हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। जैसे राजा हम लोग कौन होते हैं हम लोगों ने जाना, अश्वमेधा यज्ञ के बारे में पढ़ा था, वरना पढ़ा था। जनपदा आपका महाजनपदा, फोर्टिफिकेशन किलाबंदी या घेराबंदी, आर्मी, टैक्स, ट्रांसप्लांटेशन, और ये गाना और सांगा, डेमोक्रेसी अभी अभी देखा, डिस्कस किया हम लोगों ने। तो यहाँ पे आपका चैप्टर खत्म होता है। अगले चैप्टर में हम लोग बौद्ध और जैन धर्म के बारे में पढ़ेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। थैंक यू।